Morning students. So today we will start the new topic, that is angina pectoris. So firstly I will start from the introduction. Introduction. Angina is the chest pain or discomfort that occurs when your heart doesn't get as much blood as oxygen as it needs. Over time, the coronary artery that supply blood to your heart can become clogged with plaque. If one or more arteries are partially clogged, not enough blood can flow through and you can feel chest pain or discomfort. That means angina. First of all, it is also called chest pain or sometimes chest discomfort. It occurs when the heart doesn't get much blood and oxygen demand. दैट मीन्स जब हमारे हार्ट को जितना भी ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए अगर वो सफिशेंट अमाउंट में प्रोवाइड नहीं हो पाता है, दैट कॉज चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट. ओवर द टाइम द कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हार्ट कैन बिकम क्लॉग्ड. जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती है वैसे वैसे साथ ही साथ क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी जो कि हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है क्लॉग्ड हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ प्लेग. कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है, जो उसकी वॉल्स है इनसाइड अंदर की तरफ जो वॉल है वहाँ पे धीरे धीरे प्लेक बिल्डअप होने लगता है, प्लेक फॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, क्लॉग्ड हो जाती है. इफ़ वन और मोर आर्टरी आर पार्शियली क्लॉग्ड, अगर एक या एक से ज़्यादा जो आर्टरीज हैं अगर वो क्लॉग्ड या ब्लॉक हो जाती हैं, सो नॉट इनफ ब्लड कैन फ्लो थ्रू. सो कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड प्रॉपर सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाता है एंड यू कैन फील चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट. सो दैट्स वाई पर्सन फील चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. नाउ definition. Angina pectoris literally means pain in the chest. It is the transient chest pain caused by the myocardial ischemia according to Brunner and Siddharth. So angina pectoris means pain in the chest. Oftenly chest pain is called as angina pectoris and it is mainly transient ischemic condition which further cause the pain. ट्रांजिएंट चेस्ट पेन का मतलब ये होता है कि ट्रांजिएंट मीन्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड कॉज्ड बाय मायोकार्डियल इस्चीमिया. मायोकार्डियल इस्चीमिया मीन्स मेनली जो इसमें हार्ट की जो मायोकार्डियल लेयर रहती है दैट बिकम नेक्रोस्ड, मतलब वहाँ पे जो सेल्स होते हैं मायोकार्डियम लेयर में वो डेथ हो जाती है, वहाँ पे स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो पाती है. सेकंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बेलर्स नर्सेस डिक्शनरी, it is defined as a cardiac pain that occurs on exertion owing to insufficient blood supply to the heart muscle. जब भी हमारे हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होती है, in that condition patient feels discomfort or pain inside the chest. That condition is called angina pectoris. So these are the two definition of angina pectoris. Now next question is why it happens, why angina pectoris occurs in the patient. So angina often occurs when the heart muscle itself needs more blood than it is getting. For example, during times of physical activity or strong emotions. मैक्सिमम क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स होते हैं कोई भी हम एक्स्ट्रा ऐसा वर्क करते हैं जिसमें कि हमको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड है और उस टाइम पे अगर हार्ट को सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो इस वजह से भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को एंजाइना हो सकता है. फॉर एग्जांपल एनी फिजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट, सीवियरली नैरोड आर्टरी में अलाउ इनफ ब्लड टू रीच द हार्ट विन डिमांड फॉर द ऑक्सीजन इज लो, सच एज व्हेन यू आर सिटिंग. मैक्सिमम क्या होता है, जब आर्टरीज बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, नैरो यानी कि सकरी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सफिशेंट अमाउंट में जो ब्लड है वो उस पर्टिकुलर क्लॉग्ड या नैरो आर्टरी के थ्रू हमें सप्लाई नहीं होता है. बट विद द फिजिकल एक्सर्शन लाइक वॉकिंग अप ऑन अ हिल, लेकिन जैसे कि हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, वॉकिंग अप ऑन अ हिल और क्लाइंबिंग स्टेयर या सीढ़ियाँ चढ़ते समय, द हार्ट वर्क्स हार्डर एंड नीड्स मोर ऑक्सीजन.
या फिर अगर हम कोई ऐसा वर्क करते हैं जैसे कि क्लाइंबिंग स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर किसी पहाड़ पे चढ़ना, इस समय हमारा जो हार्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और उस समय हमको ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा होती है। सो ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ट्राइगर्स हो सकते हैं जो कि किसी भी एक पर्सन में एंजाइना को कॉज कर सकते हैं। Next, triggers of the angina. First one is possible triggers of angina. Stable angina include emotional stress, exposure to very hot and cold weather, heavy meals. Sometime heavy meals also called discomfort in the diaphragm area, which further cause discomfort in the chest area. Smoking. So these are the triggers of the angina. Next, I will talk about the types. So there are different types, and according to type there are different character clinical features. There are the different cause, different pathophysiology according to the type of the angina. So firstly I will deal the unstable angina. Unstable angina, so in this first, if fatty deposit, that means plaque, in a blood vessels rupture or a blood clot forms, it can quickly block or reduce the flow through a narrow artery, suddenly and severely decreasing blood flow to the heart muscles. Mainly unstable angina, this is the type of angina. angina का एक टाइप है, इसमें मैक्सिमम ये किस लिए होता है कि जो फैटी डिपोजिशन है जो कि हमारी आर्टरीज के अंदर इनसाइड वॉल में जो डिपॉजिट होता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर आर्टरी से होने वाले ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है या फिर रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के जो मसल्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो डिमिनिश्ड यानी कि डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अनस्टेबल एंजाइना कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द ब्लड क्लॉट दैट ब्लॉक और पार्शियली ब्लॉक द हार्ट ब्लड वेसल्स। फॉर एग्जाम्पल अ कंडीशन लाइक पल्मोनरी इम्बोलिज्म, उसमें क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उसमें इम्बोलस या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिससे कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स में जो ब्लड है इनफ अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में सप्लाई नहीं हो पाता है। अनस्टेबल एंजाइना वर्सन एंड इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय द रेस्ट और मेडिकेशन। अनस्टेबल एंजाइना है, इसका एक मेन सबसे मेन जो क्लिनिकल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाय द रेस्ट और मेडिकेशन। अगर किसी पर्सन को अनस्टेबल एंजाइना है तो अगर वो पर्सन रेस्ट करता है या फिर मेडिकेशन लेता है, मेडिकेशन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, एंटी एंजाइनल मेडिकेशन, तो भी पेशेंट को रिलीफ नहीं होगा। इफ़ द ब्लड फ्लो डजेंट इम्प्रूव, अगर कंटिन्यूस ब्लॉकेज हो रहा है, कंटिन्यूस हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, सो द हार्ट इज डिप्राइव्ड ऑफ द ऑक्सीजन एंड अ हार्ट अटैक अकर्स। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंटिन्यूस क्या है, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और पेशेंट को आगे चल के हार्ट अटैक हो सकता है या चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट गेटिंग हार्ट अटैक। It is dangerous and require the emergency treatment, and it can be a signal that have a heart attack, so see a doctor as soon as possible। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमको डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। सो ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग जितनी भी है अनस्टेबल एंजाइना के बारे में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि इट कैन नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट और मेडिकेशन। ये किसी भी तरह के रेस्ट से, मेडिकेशन से रिलीफ नहीं होता है, एंड मेनली कॉज्ड बाय ब्लॉकेज और ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड क्लॉट, ब्लॉकेज ड्यू टू डिपोजिशन इनसाइड द आर्ट्रियल वॉल। आर्टरी में फैटी मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है इस वजह से, या फिर दूसरा रीज़न है ब्लड क्लॉट, जैसे कि मैंने बताया पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ये दोनों मेनली जो कॉज होते हैं अनस्टेबल एंजाइना के लिए। नेक्स्ट, प्रिजमेंटल एंजाइना। प्रिजमेंटल एंजाइना, दिस टाइप ऑफ एंजाइना इट इज कॉज्ड बाय अ स्पाज्म इन अ कोरोनरी आर्टरी इन विच द आर्टरी टेम्पोरली नैरो। जो प्रिजमेंटल एंजाइना है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंजाइना। इसमें क्या होता है, मेनली इट इज़ कॉज्ड बाय स्पाज्म इन कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है एबनॉर्मली स्पाज्म हो जाती है, स्पाज्म मीन होता है अकड़न, तो एबनॉर्मली स्पाज्म हो जाता है किसमें, कोरोनरी आर्टरी में, विच फर्दर कॉज द आर्टरी टेम्पोरली नैरो, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी है टेम्पोरली कुछ
शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए वो नैरो हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। दिस नैरोइंग रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट कॉजिंग द चेस्ट पेन। जितनी ज़्यादा आर्टरी धीरे धीरे नैरो होती जाती है, ब्लड का फ्लो जो है हमारे हार्ट को उतना ही कम होता है। दिस कॉज द चेस्ट पेन और चेस्ट डिस्कम्फर्ट इन द पर्सन। Next, emotional stress, smoking and use of any illegal drug like cocaine, amphetamine also cause the chest discomfort. Next, premenstrual angina, it is also called वेरिएंट एंजाइना। एक और नाम है जो प्रिंजमेंटल एंजाइना, सेम उसके लिए एक और नाम है वेरिएंट एंजाइना। दिस इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ एंजाइना। इट माइट हैपन एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग और रेस्टिंग and your heart artery suddenly tighten or narrow. It can cause a lot of pain and you should get it treated. मेनली जो ये एंजाइनल पेन होता है, इस टाइप का जो चेस्ट पेन है, मैक्सिमम होता है नाइट के टाइम पे और जब हम स्लीप में यानी कि सो रहे होते हैं या फिर हम रेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम इसको अगर ये जो पेन हो रहा है कंटिन्यूस, जब को पेन हो रहा है, तो इसको हमको बहुत ही, अगर हम इसका कैरेक्टर देखें तो बहुत ही इंटेंस पेन होता है, मतलब पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होगा और ये बहुत ही ज़रूरी है इस पेन को ट्रीट करना। ये पेन क्योंकि बहुत सीवियर होता है तो हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट एनाल्जेसिक ले, किसी भी तरह का एंटी एंजाइनल लाइक नाइट्रोग्लिसरीन ले सकते हैं और फिजिशियंस को भी कंसल्ट करना है। Next type is stable angina. This is also a most common type of angina. Physical activity, any type of stress can trigger it. It is usually last for a few minutes. ये जो स्टेबल एंजाइना होता है ये कुछ देर के लिए पेशेंट में होगा, मतलब कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है वो कुछ देर के लिए होगा। एंड इट गोज़ अवे व्हेन यू रेस्ट, और जैसे ही पेशेंट रेस्ट करेगा तो पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना है। दोनों में एक डिफरेंस ये है कि अनस्टेबल में पेशेंट रेस्ट और मेडिकेशन लेने के बाद भी उसको चेस्ट पेन से रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन सेम अगर यही चीज़ हम स्टेबल एंजाइना में देखते हैं तो अगर पेशेंट यहाँ पे रेस्ट ले रहा है तो पेशेंट को चेस्ट पेन से रिलीफ मिल जाता है। It is not a heart attack but it can be a sign that you have more likely to have one. जैसे कि अनस्टेबल में हमने क्या देखा कि पेशेंट को मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, एज कम्पेयर टू अनस्टेबल इसमें लेस चांसेस होते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक होने के। Next one is microvascular angina. With this type you have chest pain but no coronary artery blockage. इसमें क्या है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन कोरोनरी आर्टरी में किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। इट हैपन्स बिकॉज योर स्मॉलेस्ट कोरोनरी आर्टरी आर नॉट वर्किंग द वे दे शुड, सो योर हार्ट डजंट गेट द ब्लड इन हार्ट। इसका मेन रीज़न ये होता है माइक्रोवस्कुलर। यहाँ पे जो एक टर्म है माइक्रोवस्कुलर का मतलब है जो माइनर यानी कि जो टीनी छोटी जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो उनमें जो सबसे छोटी ब्रांचेस होती है जिनकी ल्यूमन की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी होती है, तो वो ब्लॉक नहीं हुई। यहाँ पे क्या है, वो अपना वर्क जो उनका रहता है वो डिमिनिस्ड हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई हार्ट में नहीं हो पा रही है। द चेस्ट पेन यूजुअली लास्ट मोर देन 10 मिनट। इस टाइप का जो एंजाइनल पेन है मैक्सिमम 10 मिनट्स तक हो सकता है एंड दिस टाइप इज़ मोर कॉमन इन वुमेन। मैक्सिमम ये जो एंजाइना होता है वो वुमेन्स में होता है। नेक्स्ट stages. So there are 4 stages according to Canadian Cardiovascular Society grading scale which is used for the classification of angina severity. angina की severity कितनी है इसको 4 stages में या 4 क्लासेस में हम बोल सकते हैं डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट क्लास इज एंजाइना ओनली ड्यूरिंग स्ट्रेनियस और प्रोलॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी। फर्स्ट क्लास एंजाइना की वो होती है जिसमें हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करते हैं या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करते हैं जो हमने पहले नहीं किया हो, या कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी हैवी है, जिसमें हमने पहले से उसके लिए कभी उस वर्क को नहीं किया और उस चीज़ के लिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सेकेंड क्लास 2 स्लाइट लिमिटेशन विथ एंजाइना ओनली ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि सपोज ये जो एंजाइना है वो कब होता है, ओनली विग्रस फिजिकल एक्टिविटी, कभी हमने कोई ऐसा फिजिकल एक्टिविटी किया जो हमने कभी नहीं किया है। फॉर जैसे एग्जांपल, कभी हम जैसे कि कोई भी पर्सन है वो कभी वो जिम नहीं गया, अचानक से वो जिम जाता है और बहुत ज़्यादा कार्डियो वर्कआउट करता है, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करता है, तो ये उसके लिए बहुत ही विग्रस और बहुत ही ज़्यादा एक्सर्शन वाला वर्क है, तो इस केस में ये हो सकता है।
नेक्स्ट वन इज क्लास 3, सिम्टम्स विथ एवरीडे लिविंग एक्टिविटी दैट इज मॉडरेट लिमिटेशन। क्लास 3 के जो एंजाइनल पेन होते हैं वो मैक्सिमम जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती है उसकी वजह से हो सकती है। क्लास 4, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी विदाउट एंजाइना और एंजाइना एट रेस्ट, सीवियर लिमिटेशन। इसमें क्या होता है, जो क्लास 4 है जो एंजाइना के, इसमें क्या है, पर्सन जो डेली रूटीन एक्टिविटी है उसको भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, भले ही पेशेंट को एंजाइनल पेन रिलीफ हो गया हो या फिर एंजाइनल पेन उसको रिलीफ ना हुआ हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियरली लिमिटेड कंडीशन है, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है, किसी भी वर्क को करने में वो एबल नहीं होता है। सो दीज आर द 4 क्लासेस और ऑल्सो कॉल्ड स्टेजेस फॉर द एंजाइनल सीवियरिटी। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, पेशेंट को कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो कि कॉज करते हैं पेशेंट में चेस्ट पेन या एंजाइनल पेन को। सो फर्स्ट वन इज च्यूइंग टोबैको, स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक डैमेज द इंटीरियर वॉल ऑफ आर्टरी इंक्लूडिंग आर्टरी टू द हार्ट, अलाउिंग द डिपोजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू कलेक्ट एंड ब्लॉक द ब्लड फ्लो। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये है, स्मोकिंग, टोबैको, ये दोनों चीज़ें क्या करती है हमारी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, फैट का एक डिपोजिशन होता है, उसको क्या करती है, ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को हमारी बॉडी में इंक्रीज करती है। फिर वो स्मोकिंग हो या टोबैको हो, जैसे जैसे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, ओवरऑल हमारी बॉडी में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा हम उतने ही ज़्यादा हार्ट डिसीज़ के रिस्क में आते हैं। डायबिटीज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज विच लीड्स टू एंजाइना एंड हार्ट अटैक बाय स्पीडिंग अप एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीजिंग योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। जैसे जैसे डायबिटीज़ की वजह से जैसे जैसे पेशेंट का शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी आर्टरी रप्चर होने लगती है, ब्लॉक्ड होने लगती है, क्लॉग्ड होने लगती है, तो जिसकी वजह से ऑल्सो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट रहते हैं दे ऑल्सो हैव रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइनल पेन। Next one is high blood pressure. Blood pressure is determined by the amount of blood your heart pumps and amount of the resistance to blood flow in the artery. Over time the high blood pressure damage the artery by accelerating hardening of the artery. जितनी तेज़ी से आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होगा उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा जो कार्डियक जो मसल्स हैं वो वर्क करेंगे। कार्डियक मसल्स जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतने ज़्यादा जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें इन्लार्जमेंट होता जाएगा, लाइक इन कार्डियोमायोपैथी। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये जो मैंने स्मोकिंग में बताया, ट्राइग्लिसराइड आगे चल के क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को इंक्रीज़ करता है। जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ होगा हमारी आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन उतना ही ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में बताया था। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। ऑलरेडी पेशेंट हैविंग एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइनल पेन और एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज़ और एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट एज, अगर एज और जेंडर में देखते हैं तो मैन जो होते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड आफ्टर द एज ऑफ 70 मैक्सिमम जो 70 के एजेस के बाद में दोनों जो है मेल और फीमेल दोनों इक्वल चांसेस होते हैं दोनों को एंजाइनल पेन होने के। Lack of exercise and inactive lifestyle contribute to high cholesterol, high blood pressure, type 2 diabetes and obesity. Obesity, stress can also increase the risk of angina. हम बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस लेने से क्या होता है हमारे जो हार्मोन्स हैं बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं और वो क्या करते हैं, दे डैमेज और नैरो द आर्टरीज एंड वर्सन द एंजाइना और एंजाइनल पेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। क्या क्या जो इवेंट्स हैं वो होते हैं जो आगे चल के एंजाइना कॉज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाइल एंजाइना पेक्टोरिस कैन अकर ड्यू टू एनीमिया। मैक्सिमम जो क्या है एनीमिया, यहाँ पे एनीमिया क्या है, पेशेंट की बॉडी में ब्लड है लेकिन ब्लड सप्लाई सफिशेंट अमाउंट में हार्ट को नहीं हो रही है। सो एनीमिया का मतलब यहाँ पे यही है। सो वाइल एंजाइना पेक्टोरिस कैन ड्यू टू एनीमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम एंड हार्ट फेलियर, इट्स मेन कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिसीज। मैक्सिमम जो एंजाइना पेक्टोरिस के केस होते हैं उसमें पेशेंट ऑलरेडी उनकी कोरोनरी जो आर्टरी है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, दैट मीन्स एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हार्डनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल इनसाइड द आर्टरियल वॉल that further leads to atherosclerotic process affecting the artery feeding the heart. एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे कि मैंने अभी बताया, फैटी मटेरियल्स डिपोजिशन इनसाइड द आर्टरियल वॉल विच कॉज
द एथ्रोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे आर्टरी ब्लॉक भी हो गई है और साथ ही साथ नैरो हो गई है। दैट आर्टरी फीड द हार्ट, जो आर्टरी हार्ट को फीड करती है यानी कि ब्लड सप्लाई करती है, एंड कैन देयर फोर बी ट्रांसलेटेड एज स्ट्रैंगलिंग फीलिंग इन द चेस्ट। इसकी वजह से पेशेंट को एक डिसकम्फर्ट, एक टाइटनेस जैसा फील होता है। देयर इज अ वीक रिलेशनशिप बिटवीन द सीवियरिटी ऑफ पेन एंड डिग्री ऑफ ऑक्सीजन डिप्राइवेशन इन द हार्ट मसल्स। इसके बीच में कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है कि पेशेंट को जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बॉडी में ऑक्सीजन जितनी कम है उतना ज़्यादा पेन फील होगा। इसके बीच रिलेशन है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसके लिए कोई अदर फैक्ट नहीं है। देयर कैन बी सीवियर पेन विथ लिटिल और नो रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड अ हार्ट अटैक कैन अकर विदाउट पेन। तो ये ओवरऑल जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय एथ्रोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, जो ब्लॉक होने के बाद आर्टरी पंप जो हार्ट है उसको इनफ ब्लड जो है पंप नहीं कर सकती है, हार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है। इसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें पेशेंट को फील होंगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। अगर हम अनस्टेबल एंजाइना का अगर केस देखते हैं तो पेशेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग है अकर्स इवन एट द रेस्ट। पेशेंट अगर रेस्ट में है तो भी उसको एंजाइनल पेन होगा। सेकेंड थिंग इज इट इज़ अ चेंज इन योर यूजुअल पैटर्न ऑफ एंजाइना। जैसे पेशेंट को नॉर्मल जो चेस्ट पेन होता है उससे ये जो पेन है उसका कैरेक्टर अलग होगा। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया रहेगा कि अभी अचानक से मुझे चेस्ट पेन होने वाला है, तो ये अनएक्सपेक्टेड रहेगा। इट इज़ यूजुअली मोर सीवियर एंड लास्ट लॉन्गर देन स्टेबल एंजाइना, मे बी 30 मिनट्स और लॉन्गर। ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है ये पेन, और 30 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है। may not disappear with the rest and use of anginal medication। किसी भी तरह के रेस्ट या एंजाइनल मेडिकेशन से ये रिलीफ नहीं होगा। सो ये कैरेक्टर है अनस्टेबल एंजाइना के लिए। Characteristics of stable angina, it develops when your heart works harder, such as when you exercise and climbing stairs। मैक्सिमम हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला काम करते हैं, या हम समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उस समय ये जो स्टेबल एंजाइना है तो इस तरीके का हमको चेस्ट पेन फील होता है। कैन यूजुअली बी प्रिडिक्टेड एंड पेन इज़ यूजुअली सिमिलर टू प्रीवियस टाइप ऑफ चेस्ट पेन। अनस्टेबल एंजाइना की तरह ये अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। जैसे कि हमको पता रहेगा कि हाँ हमने पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी की जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेनियस थी, बहुत ज़्यादा विग्रस थी, हमने उस तरीके का एक्सरसाइज पहले नहीं किया था, सो दैट्स वाई हमको ये वाला पेन हो रहा है। लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम परहैप्स 5 मिनट्स और लेस। ये अगर हम अनस्टेबल एंजाइना से कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना 30 मिनट्स या उससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन ये जो एंजाइनल पेन है वो 5 मिनट्स या उससे भी कम ड्यूरेशन का हो सकता है। डिसअपियर सूनर, जैसे ही पेशेंट रेस्ट लेता है या फिर वो कोई एंटी एंजाइनल मेडिकेशन लेता है तो ये पेन तुरंत रिलीफ हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएंट और प्रिंजमेंटल एंजाइना यूजुअली हैपेंस व्हेन यू आर रेस्टिंग। जो प्रिंजमेंटल और वेरिएंट विच इज़ अ वेरी रेयर टाइप ऑफ एंजाइना, मैक्सिमम ये पेशेंट को नाइट में होता है और स्पेशली जब हम सोते रहते हैं या स्लीपिंग में रहते हैं या फिर रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। इट इज़ ऑफन सीवियर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, मे बी रिलीव्ड बाय द मेडिकेशन। ये भी सेम स्टेबल एंजाइना के जैसे, अगर हम एंटी एंजाइनल मेडिकेशन लेते हैं, एंटी एंजाइनल मेडिकेशन लाइक नाइट्रोग्लिसरीन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये पेन हमको रिलीफ हो जाता है। अदर कॉमन सिम्टम्स like aching, burning, discomfort, dizziness, fatigue, feeling of fullness in chest, feeling of heaviness or pressure in the chest, upset stomach or vomiting, shortness of breath, squeezing, sweating. These are the common clinical features. Next is investigation. So first investigation, before starting the investigation, firstly we will take the हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले हमको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले हमको ये पूछना है कि आपने पर्टिकुलर जो आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले पूछना है कि ये चेस्ट पेन आपको कितनी बार हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, कितनी देर के लिए होता है। तीसरी चीज़, आपको इस तरीके का चेस्ट पेन कब होता है, जब आप किसी तरह की एक्सरसाइज एक्टिविटी करते हैं तब आपको चेस्ट पेन होता है। अगर ऐसा चेस्ट पेन है दैट मीन्स स्टेबल एंजाइना। अगर
बिना किसी रीज़न के, मतलब पेशेंट ने किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं की, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लिया, उसके बाद भी पेशेंट को पेन हो रहा है और वो अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब अचानक से पेशेंट को पेन हो रहा है, दैट मीन्स अनस्टेबल एंजाइना है। तो अनस्टेबल एंजाइना है तो हम उसमें पेशेंट से हिस्ट्री ले सकते हैं कि क्या आपको पहले से किसी भी तरह का हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्या आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद है वेरिएंट एंजाइना। अगर पेशेंट की हिस्ट्री हमको अगर लेने से ये पता चलता है कि पेशेंट मैक्सिमम जब स्लीपिंग में होता है या फिर बहुत रेस्ट के टाइम पे, मैक्सिमम नाइट के टाइम पे उसको पेन होता है, दैट इज़ वेरिएंट एंजाइना। तो हमको पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री से हमको मैक्सिमम चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि पेशेंट को किस टाइप का एंजाइना है। नेक्स्ट सेकंड थिंग है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम सेकंड थिंग जो करते हैं वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज़ हमको, जैसे हमने हिस्ट्री ली उसके बाद हमको ये देखना है कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन होने का ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर के लिए हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, इंटेंसिटी, कितना ज़्यादा पेन है, बहुत सीवियर है क्या है। तीसरी चीज़ क्या है, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल, पेशेंट को अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है या पेशेंट को पता था कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी होने की वजह से मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। टाइमिंग क्या है, उसकी नाइट में हो रहा है या पेशेंट को रेस्ट में हो रहा है या बिना रेस्ट के भी पेशेंट को कंटिन्यू चेस्ट पेन हो रहा है। सो दीज ऑल आर अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन। नाउ कम टू द इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। Electrocardiogram, it is also record the electrical signs or signals that travel to the heart and give an idea about the electrical activity of the heart. Stress test, I have already told you in earlier classes what is stress test and what the stress test, sorry, जो स्ट्रेस टेस्ट है उसके बारे में मैंने बताया आपको पहले भी, और ये भी बताया कि स्ट्रेस टेस्ट से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस टेस्ट। Next is blood test. Certain heart enzymes slowly leak out in the blood. If heart has been damaged by a heart attack, sample of blood can be tested for the presence of these enzymes. मैंने अभी इसके प्रीवियस जो क्लास मैंने ली थी कार्डियोमायोपैथी, तो उसमें मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्डियक बायोमेकर्स। तो कार्डियक बायोमेकर्स जो रहते हैं पर्टिकुलर, जब भी कोई हार्ट डिसीज होता है तो उनका जो अमाउंट होता है वो रेज हो जाता है। तो ये चीज़ें हम ब्लड टेस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी, टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द हार्ट ब्लड वेसल्स। इसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कोरोनरी आर्टरीज को हम एग्जामिन करते हैं इफ़ देयर आर एनी ब्लॉकेज और एनी कलेक्शन ऑफ द क्लॉट और इम्बोलिज्म, किसी भी टाइप का कोई भी ब्लॉकेज जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। कार्डियक कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द इमेजेस ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं पेशेंट को एंजाइनल पेन से रिलीफ करने के लिए। सो फर्स्ट वन इज बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर लेसन द हार्ट वर्कलोड। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करते हैं। दे स्लो द हार्ट रेट, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड लेसन द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। Next one is calcium channel blocker. Calcium channel blocker are used when the beta blockers cannot be used or the person is still having anginal with the beta blockers. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम कब देते हैं, जब हमने पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दिया लेकिन पेशेंट को एंजाइनल पेन से रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर हम उसके कॉम्बिनेशन में हम देते हैं, फॉर एग्जांपल निफिडिपिन, एम्लोडिपिन। नेक्स्ट वन इज एस्पिरिन। डेली एस्पिरिन therapy is mandatory to decrease the possibility of sticky platelet in the blood starting a blood clot. ठीक है, तो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस भी हम दे सकते हैं जिससे कि ब्लड का फ्लो इम्प्रूव हो। स्टेटिन्स, लो कोलेस्ट्रॉल, पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए स्टेटिन्स देते हैं। Vasodilator, nitroglycerin, it is a sublingual means under the tongue medication, relieve the anginal symptom by expanding the blood vessels and decreasing the muscles need for oxygen. नाइट्रोग्लिसरीन सबसे कॉमन एंटी एंजाइनल ड्रग है, इसको हम वैसोडाइलेटर्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। ये क्या करता है, हमारे वेसल्स को डायलेट करता है जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो इम्प्रूव हो सके और हार्ट को सफिशिएंट प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो सके। AC inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, it is also vasodilator with both symptomatic and prognostic benefit.
So these all are the medications. Next one is nitrate. It also relax and widen the blood vessels. ये भी क्या करता है, वैसोडाइलेटर्स की तरह ही वर्क करता है, दैट डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड अलाउ द मोर ब्लड टू फ्लो इनटू द हार्ट. एस्पिरिन सेम थिंग. ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशंस, दैट मीन्स एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर. नेक्स्ट वन इज रेनेक्सा. रेनेक्सा इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ अदर एंजाइनल मेडिकेशन लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और नाइट्रोग्लिसरीन. सेम ये भी एंटी एंजाइनल की तरह इफेक्ट करता है बॉडी में और एंजाइनल पेन को रिलीफ करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वन इज सर्जरी. फर्स्ट वन इज एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग. मैंने कार्डियोमायोपैथी में भी बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है. इसमें भी हम वही चीज़ें करते हैं जैसे कि कार्डियोमायोपैथी में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो क्लॉग्ड आर्टरी है, ब्लॉक्ड आर्टरी है, उसमें सबसे पहले हम स्टेंट डालते हैं. स्टेंट के साथ में ही एक जो बैलून होता है वो उसके साथ में हम इंसर्ट करते हैं. बैलून इंसर्ट करने के साथ बाद हम उसको इन्फ्लैट करते हैं, यानी कि फुलाते हैं. इन्फ्लैट होने की वजह से क्या करता है, जो बैलून है जो स्टेंट के साथ हमने डाला है, जैसे जैसे वो इन्फ्लैट होगा, वो जो आर्टरीज की जो साइड है, जो वॉल्स है, वहाँ पे जितना भी फैट का डिपोजिशन है वो धीरे धीरे उस पर प्रेशर अराइज होने की वजह से वो रिजॉल्व हो जाता है. डिजॉल्व होने की वजह से क्या होता है, वो ब्लड फ्लो के साथ फिर आगे चला जाता है. इस वजह से फिर क्या होता है, जो आर्टरीज रहती है वो अच्छे से ओपन हो जाती है और जो नैरो वाला पार्ट रहता है वो ओपन हो जाता है. सो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग. नेक्स्ट वन इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस सर्जरी also in cardiomyopathy. Next one is complication. Here some complication of the anginal pain or angina pectoris. First one is acute pulmonary edema. Second one is congestive heart failure or heart block. Next, third one is cardiogenic shock, dysarrhythmia, cardiac arrest, myocardial infarction, myocardial rupture. So these all are the complications. Next one is prevention. How we prevent the anginal episode. First one is quit the smoking, monitoring and controlling the health conditions such as high blood pressure, high cholesterol, diabetes. Eat a healthy and well balanced diet, increase physical activity, avoid the stress, avoid alcohol consumption. Nursing management first. So in nursing management, first one is treating the angina. First जो प्रायोरिटी हमारी सबसे पहले हमको क्या करना है, एंजाइना को ट्रीट करना है. व्हेन द पेशेंट एक्सपीरियंस एंजाइना, द नर्स शुड डायरेक्ट द पेशेंट टू स्टॉप द एक्टिविटी एंड सिट और रेस्ट इन द बेड इन द सेमी फॉलर पोजिशन. सबसे पहले हमको पेशेंट को क्या बोलना है कि आपको रेस्ट करना है और ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिनसे कि आपको एंजाइनल पेन या चेस्ट पेन फील हो रहा है या ये आपको फील होता है या आप इससे सफ़र कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से, तो आपको वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. नेक्स्ट थिंग, रिड्यूसिंग एंजाइटी. रिड्यूसिंग एंजाइटी, the nurse should explore and implicate that the diagnosis has for the patient, providing information about the illness. आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करनी है. जैसे कि कोई भी किसी भी तरह का जो एंजाइनल पेन है, समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस ले लेते हैं या इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, इसकी वजह से भी एंजाइनल पेन होता है. तो पेशेंट की एंजाइटी को रिड्यूस करना है. थर्ड जो हमारा प्रायोरिटी है दैट इज़ प्रिवेंटिंग पेन. नेक्स्ट जो एंजाइनल पेन का एपिसोड आने से हमको पेशेंट को प्रिवेंट करना है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंटी एंजाइनल मेडिकेशंस दे सकते हैं. साथ ही साथ ऐसे सारे फैक्टर, सारी चीज़ें जिससे कि पेशेंट को एंजाइनल पेन होने के चांसेस, हम उन सारे फैक्टर्स को पेशेंट को बोलते हैं कि आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए. साथ ही साथ प्रॉपर रेस्ट लेना है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है.